नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकैन पर। आइए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की प्रारंभिक परीक्षा के भूगोल पार्ट में जो है अपने क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो कि हमारा दूसरा लेक्चर है, इसके पहले हमने एक क्लास लिया है, उसको आप लोग देखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग अपने दूसरे लेक्चर में। हमारा पहला सवाल है बारामूला दर्रा स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन बी है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी है महान हिमालय और ऑप्शन डी है काराकोरम श्रेणी में। तो आप बताइए इसमें चारों में कौन सा उत्तर आपका होगा। ये देखिए, पहला ऑप्शन पीर पंजाल श्रेणी सही है। पीर पंजाल श्रेणी कैसे है, आइए देख लेते हैं हम लोग हिमालय के पर्वत श्रेणियों को थोड़ा। जैसे ये हम लोग का भारत का मैप है, भारत का मैप है। यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, इस पे 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इसके बाद हम लोग का पड़ता है बृहद हिमालय या महान हिमालय, जिसको आप लोग कहते हैं। इस पे है, इसके बाद कौन सी है, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय है, लघु हिमालय के बाद है शिवालिक। तो हम लोग का पीर पंजाल किसका भाग है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। महान हिमालय मध्य हिमालय का भाग है या लघु हिमालय का भाग है। तो पीर पंजाल श्रेणी किस पर है, लघु हिमालय पर है। अब आप लोग बता ले जाएंगे किस पर है। आइए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का दक्षिण भारत भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। ऑप्शन ए है नीलगिरी, बी है अन्नामलाई पर्वत और सी है नल्लामलाई पर्वत और ऑप्शन डी है कार्डामम पर्वतमाला। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ये होगा अन्नामलाई पर्वत होगा कि नल्लामलाई पर्वतमाला होगा या कार्डामम पर्वतमाला होगा। दक्षिणतम पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। दक्षिणतम पर्वतमाला पूछा है। तो ये देखिए, ये जैसे ये आपका भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे जैसे इधर कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक क्या है, निरंतर पर्वत है जो कि कहीं पर कटा-पटा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर एक उत्तरी क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी जो पर्वत है, उत्तरी सरकार वाला, यहाँ पर दोनों का मिलन स्थल है जिसको कहा जाता है नीलगिरी पर्वत। यहाँ से एक और पर्वत निकलता है और इसके बाद सबसे लास्ट में एक और पर्वत श्रेणी है, यह है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। और एक कौन सी पर्वत श्रेणी है, कार्डामम पर्वत श्रेणी। कार्डामम पर्वत श्रेणी यही है। इसको क्या बोल दिया जाता है, इलायची भी बोल दिया जाता है, इलायची पर्वत श्रेणी भी बोल दिया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कार्डामम पर्वतमाला। और ये अन्नामलाई है। अन्नामलाई पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने तीसरे सवाल पर चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। इसमें आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सह्याद्री में, ऑप्शन बी है इलायची पहाड़ी में, ऑप्शन सी है नीलगिरी में या ऑप्शन डी है अन्नामलाई पढ़ाई अन्नामलाई में। पहाड़ी नहीं लिखा है। तो आप लोग बताइए इसमें चारों में कौन सा ऑप्शन होगा आपका। ऑप्शन ए है सह्याद्री, ऑप्शन बी है इलायची की पहाड़ी, ऑप्शन सी है नीलगिरी में या ऑप्शन डी है अन्नामलाई में। तो बताइए दक्षिण पठार के सर्वोच्च बिंदु पूछा है, यानी सर्वोच्च ऊंची चोटी सबसे, या दक्षिण भारत की, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। तो देख लीजिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में ये है पश्चिमी घाट। यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको बोला जाता है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी के बाद आता है अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत के बाद आता है कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है।
अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी या अनाईमुड़ी कहीं कहीं लिखा रहता है। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो हम लोग का क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि सर्वोच्च बिंदु पूछा गया है कौन सा है। और जबकि दूसरी चोटी कौन सी है, यहाँ पे नीलगिरी पर है। दूसरी चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी हो गई? अनाईमुड़ी हो गई। अब आइए हम लोग अपने इस, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा इन चारों में? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल, चौथे सवाल पे चलते हैं। हम लोग का अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, धौलाधार पर्वत तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। तो आपके ऑप्शन है महान हिमालय में, लघु हिमालय में, या फिर ट्रांस हिमालय में, या फिर बा हिमालय में। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा होगा। आइए बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है इसका। पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान से आप लोग। ये धौलाधार और पीर पंजाल, यहाँ पर दो श्रेणियां दी गई हैं, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी। अब पूछा गया है आपको हिमालय के तीनों श्रेणियों के बारे में, महान हिमालय में है कि लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, कि बा हिमालय में। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर, ये तीनों कौन से हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ट्रांस के भाग हैं, ट्रांस हिमालय या बा हिमालय से बोला जाता है। उसके बाद हम लोग का बृहद हिमालय आ जाता है। बृहद हिमालय के बाद कौन सा आता है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये मध्य हिमालय और लघु हिमालय पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य हो गया है, जो कि अब जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। और यहाँ पर है एक पर्वत श्रेणी, यहाँ पे है हिमाचल में, जैसे ये है, तो ये रुक कटा फटा है। यहाँ पर पीर पंजाल, यहाँ पर है हिमाचल में कौन सा पर्वत है? धौलाधार। तो ये किसका भाग हो गया? मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग होगा। हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हो गया, ऑप्शन बी, लघु हिमालय का भाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का है, कयाल निम्न में से क्या है? कयाल पूछा है। आपके उत्तर हैं, ऑप्शन ए है उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाले निम्न भूमि क्षेत्र। ऑप्शन बी है केरल के तट पर मिलने वाले लैगून। ऑप्शन सी है सिंह की गर्दन के बाल, या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचे। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या है ये? केरल के तट पर मिलने वाले लैगून है, ऑप्शन बी। अब ये जान लीजिए लैगून क्या होता है और कयाल क्या होता है, एक ही चीज है दोनों। जैसे ये आपका दक्षिण भारत का तट है, यहाँ पर है आपका केरल। केरल में जैसे ये क्या कहते हैं, महासागर से जो थोड़ा सा निकला हुआ भाग होता है, उसी को बोला जाता है, जो कि तीनों तरफ से स्थल से घिरा होता है। एक तरफ से सागरी पानी, मतलब सागरी जल अंदर जाता रहता है, इसी को बोला जाता है लैगून। लैगून कोई कुछ होता नहीं, एक झील होता है। लैगून एक झील है। यहाँ पे जो जैसे केरल की झीलें हैं, वेम्बनाड झील, इसी को बोला जाता है, क्या कह दिया जाता है, लैगून झील भी बोल दिया जाता है। तो लैगून क्या है? एक खारे पानी की झील है, उसी को केरल में
एक विशेष नाम दिया जाता है कयाल। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, ऑप्शन सी है भागीरथी और भिलांगना, और ऑप्शन डी है भागीरथी और मंदाकिनी नदी। तो आप लोग बताइए, इसमें चारों में कौन सा सही होगा? रुद्रप्रयाग पूछा गया है। जैसे आप लोग, एक इलाहाबाद में भी प्रयाग है, प्रयागराज संगम, इसका पहले नाम इलाहाबाद था। बताइए तब रुद्रप्रयाग कहाँ पे है, मतलब किन नदियों के संगम पर है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, ऑप्शन बी सही होगा। अब देख लेते हैं हम लोग का थोड़ा सा इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो यहाँ पर सतोपत नाम के दो ग्लेशियर है, सतोपत नाम के ग्लेशियर से निकलती है। इसकी दो धाराएं निकलती है, इसको बोला जाता है, एक को पिछड़ू गंगा और दूसरे को बोला जाता है धौली गंगा। यहाँ से दोनों मिलने के बाद आगे बढ़ते हैं। और ये नदी कौन सी है? एक नदी है, इसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, ये नदी आगे बढ़ती है, ये दोनों धाराएं इसमें मिलती हैं, तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है, मतलब प्रयाग यही दो नदियों का संगम है। नंबर एक, इसको बोला जाता है कौन सा? विष्णु प्रयाग। यहाँ हम लिख दे रहे हैं अलग से, विष्णु प्रयाग। आगे बढ़ने पर एक नदी और यहाँ पे मिलती है, ये सब नदियां जो बाएं तट पर ही मिल रही हैं। दूसरी नदी है, यहाँ पर दूसरा संगम बनता है, ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। इसको बोला जाता है कौन सा? इसको कहा जाएगा नंद प्रयाग। यहाँ लिख दें, यानी दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? नंद प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग। तीसरे नंबर पे कौन सी नदी मिलती है यहाँ पर? यहाँ पर तीसरा संगम बनता है, इसको बोला जाता है तीसरे नंबर पर कर्ण प्रयाग। यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी मिलती है, इसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग। और उसके बाद चौथे नंबर पर नदी जैसे आगे बढ़ती है गंगा नदी, इसको अभी गंगा नाम नहीं दिया गया है, ये अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ रही है। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, चौथी नदी होती है, चौथा संगम बनता है, जिसको बोला जाता है, आपके क्वेश्चन में दिया है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर कौन सी नदी आके मिलती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी मिलती है यहाँ पर, तो बोल दिया जाता है चौथे नंबर पर, क्या कह दिया जाता है? रुद्रप्रयाग। यही हम लोग के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, रुद्रप्रयाग कहाँ पे है? तो रुद्रप्रयाग किसकी नदी पे है? मंदाकिनी नदी। और ये कौन सी नदी है? ये अलकनंदा नदी, जो सबसे बड़ी नदी दिखाई दे रही है, को हटा देंगे यहाँ से। और सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है? यहाँ से एक नदी आती है भागीरथी, नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी मिलती है, यहाँ पर मिलती है और आगे बढ़ जाती है, जिसको बोला जाता है गंगा नदी, हरिद्वार में मिलती है। अब इसका नाम हो जाता है गंगा नदी।
और यहाँ पर कौन सा बनता है, पांचवा प्रयाग बनता है। पांचवा प्रयाग कौन सा है, देव प्रयाग। ये सभी प्रयाग कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में स्थित है। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। आप लोग इसको पांचों प्रयाग को नोट कर लीजिए, पूछा जाता है, कभी कभी क्रम से लगाने को आ जाता है। पहले नंबर पर विष्णु प्रयाग, दूसरे नंबर पर नंद प्रयाग, तीसरे नंबर पर कर्ण प्रयाग, फिर मंदाकिनी नदी मिलती है जहाँ पर, उसको रुद्र प्रयाग बोला जाता है, और सबसे लास्ट में देव प्रयाग। आगे बढ़ते हैं। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन डी है कावेरी नदी। भ्रंश घाटी मतलब जैसे जो जमीन का हिस्सा होता है जो धंस जाता है, उसी को बोला जाता है भ्रंश। ये प्राकृतिक रूप से धंस जाता है, नेचुरल तरीके से नहीं धंस जाता है। प्राकृतिक रूप से जो धंस जाता है उसी को बोला जाता है भ्रंश। और ये विवर्तनिक घटना है, इसको बनने में कई साल लग जाते हैं भ्रंश घाटियों के। तो ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी, और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देख लेते हैं, जैसे ये भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ एक पहाड़ी है अमरकंटक, यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती है और अरब सागर में, यहाँ से इधर कौन सा सागर है, अरब सागर, अरब सागर में गिर जाती है। और ये भ्रंश घाटियों में बहती है। ऊपर है विंध्य श्रेणी और नीचे है सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ पर तीन श्रेणियां हैं, सतपुड़ा पे राजपीपला, महादेव और मैका, क्या कहते हैं अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है महानदी, क्या कहते हैं नर्मदा नदी, सॉरी महानदी बोल दी। नर्मदा निकलती है और कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। यहाँ पर एक गुजरात का क्षेत्र है भराउत, भराउत से कुछ पहले ही मतलब पश्चिम की तरफ ही गिर जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा की लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यही है। लेकिन ये पश्चिम की तरफ बह रही है, पूरब की तरफ नहीं। पूरब की तरफ होगा तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन तब गोदावरी सही हो जाएगा। लेकिन ये पूछा गया है पश्चिम की तरफ। और इसके बाद एक नदी और बहती है यहाँ पे, उसका नाम है तापी या ताप्ती नदी। दो नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। ये भारत की दो भ्रंश घाटियां हैं, यहाँ पर दोनों नदियां बहती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। अब आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी, मांडवी नदी, ताप्ती नदी, और ऑप्शन डी है महानदी। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा, इन चारों में कौन सा उत्तर सही होगा। नर्मदा नदी होगा कि मांडवी नदी होगा कि ताप्ती नदी होगा कि महानदी होगा। अब बताइए आप इन चारों में, देखते हैं कौन पहले बताता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एस्चुअरी नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है, महानदी। ये महानदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। जैसे ये पूरब की तरफ गिर रही है नदी, जैसे यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ से निकलती है सेवा पहाड़ी से महानदी, जो कि गिर जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। बाकी ये तीनों नदियां, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि ये तीनों दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ये मांडवी नदी, ये भी कहाँ की नदी है, गोवा की नदी है। ये भी जो है अरब सागर में ही गिरती है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये महानदी। महानदी लगभग 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है महानदी की।
और ये छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी लिख दे रही है, पहाड़ी से निकलती है। इसी पर एक बांध बनाया गया है, जिस जो भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है। इसका नाम है इसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि सबसे लंबा बांध है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी से नहीं है? इस नहीं को आप लोग अंडरलाइन कर दिया करिए, क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं पढ़ने में और लोग ऑप्शन टिक लगा देते हैं, तब बाद में सोचते हैं वो गलती हो गई क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, या डी है महानदी। तो आपको बताना है कौन सी मैकाल श्रेणी से निकलती है। मैकाल श्रेणी कहाँ पे है? भारत में ही है, और ये सतपुड़ा का ही भाग है। सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा पर्वत है जैसे यहाँ पर है गुजरात में, गुजरात से शुरू होता है। इसकी तीन तीन श्रेणियाँ हैं सतपुड़ा की, और एक ऊपर कौन सी है? विंध्यन श्रेणी है। और इसी में भी से आपकी बहती है नर्मदा नदी, जो कि कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ये है ना। तो यहाँ पर एक सतपुड़ा को, जो सबसे पूर्वी क्या कहते हैं, जो सबसे पश्चिमी पर्वत है, उसको बोल दिया जाता है राजपीपला। राजपीपला, इसको बोल दिया जाता है महादेव, इसको बोल दिया जाता है अमरकंटक। यहाँ पर है मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी का ही सबसे ये क्या कहते हैं, ऊंची चोटी है अमरकंटक। यहाँ पर है मैकाल, मैकाल लिख दे रहे हैं। मैकाल श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो पूछा है क्या, कौन सी नदी जो है नदी जो है नर्मदा मैकाल से नहीं निकलती है? तो ये तो पश्चिम की तरफ जा रही है नर्मदा नदी, एक इधर की तरफ जाती है, इसको बोला जाता है, जो कि गंगा में मिल जाती है, यूपी से होती हुई जाती है, इसको बोल दिया जाता है सोन नदी। सोन नदी। और एक नदी क्या कहते हैं, नीचे की तरफ चलती है, इधर की तरफ, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको बोल दिया जाता है महानदी। ये तीनों मिलके किस तरीके का पैटर्न बना है? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे नर्मदा नदी है, यहाँ पर सोन नदी निकल गई है, और ये महानदी निकल गई है, तीनों नदियां निकल गई हैं। तो किस तरीके का पैटर्न बन रहा है? देखिए आर्य पैटर्न इसको बोला जाता है। आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि आर्य पैटर्न, आर्य पैटर्न क्या है, या इसको रेडियल पैटर्न इंग्लिश में बोल दिया जाता है। आर्य पैटर्न या रेडियल पैटर्न, जैसे आप लोग अपवाह तंत्र में पढ़े होंगे, वृक्षाकार पैटर्न होता है, अनुवर्ती होता है, पूर्ववर्ती होता है, इस तरीके के पैटर्न होते हैं। इसमें एक पैटर्न होता है आर्य, जिसमें नदियां केंद्र से निकलती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। तो हम लोग का उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ताप्ती नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा, ऑप्शन डी नहीं सही होगा। ऑप्शन बी बोल दिया, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इसमें दिखाई नहीं दे रही, देखिए नर्मदा हो गया, नर्मदा, ये सोन नदी हो गया, और ये महानदी। आगे बढ़िए, हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। हम लोग का अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? फिर देखिए यहाँ नहीं शब्द आ गया, इसको अंडरलाइन कर दिया गया, ये बहुत खतरनाक शब्द है, अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो गलती कर देंगे।
जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग, नहीं ध्यान ही नहीं दिए और गलत करके ऑप्शन चले जाएं। तो हम लोग का पहला ऑप्शन है कौन सा, बेतवा नदी। दूसरे नंबर पे कौन सी है, चंबल। तीसरे पे केन। और चौथा ऑप्शन है रामगंगा नदी। बताइए कौन सा आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। पूछा गया है यमुना की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन में आपके चार ऑप्शन है, बेतवा नदी, चंबल नदी, केन नदी और रामगंगा नदी। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। ये किसकी सहायक नदी है, मान लीजिए ये यमुनोत्री, ये गंगा नदी है, दोनों जाकर यहाँ पर मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये गंगा नदी, ये यमुना नदी है। पूछा गया है यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन में है आपके बेतवा है, चंबल है, केन है और रामगंगा है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, ये यहाँ मिलती है रामगंगा, ये गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा है, घाघरा है, कोसी है, गंडक है, ये सब क्रम से नदियाँ हैं। ये सब आगे भी नदियाँ और हैं, लेकिन हम लोग से पूछा गया है यमुना की सहायक। यमुना की सहायक नदी यहाँ से भी निकलती है, एक मध्य प्रदेश के चंबल, चंबल नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद एक नदी है केवल सिंध नदी है। ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। इसके बाद एक बेतवा नदी है और सबसे लास्ट में है केन नदी। और एक दाएं तट पे एक नदी मिलती है, इसको बोला जाता है हिंडन नदी। हिंडन नदी भी यमुना की सहायक नदी है, जो कि बाएं तट पे मिलती है। और ये सब नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, दाएं तट पे। इसका देख लीजिए बायां दायां, अगर इधर उनकी तरफ बह रही है तो इधर ऊपर वाला बायां क्षेत्र और नीचे वाला दायां हो गया। तो ऑप्शन में देख लीजिए अब कौन लग रहा है। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। यहाँ पर है रामगंगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हम लोग का है, निम्नलिखित में से क्रेटर झील, क्रेटर निर्मित झील है। लोनार झील, अरब सागर का, अरब सागर और डल झील और रुडोल्फ झील। तो बताइए आपका कौन सा उत्तर होगा। ऑप्शन ए होगा लोनार झील। कहाँ पे है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। क्रेटर मतलब क्या होता है, जो क्या कहते हैं आकाशीय पिंड होते हैं, जब क्या कहते हैं आकाश से धरती पर गिरते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। जैसे ये महाराष्ट्र में बन गया, जैसे ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर पाया जाता है महाराष्ट्र में क्रेटर झील। क्रेटर, क्रेटर बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उसी को बोला जाता है क्रेटर। क्रेटर जब इसमें पानी भर जाता है तो इसका नाम हो जाता है झील, जिसको लोनार झील कहा जाता है। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है लोनार झील। आगे बढ़िए। बाकी डल झील जान ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में है। अगला हम लोग का सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है परिवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी या प्रत्यानुवर्ती नदी या अध्यारोपित नदी। अब ये पूर्ववर्ती, परिवर्ती या प्रत्यावर्ती और अध्यारोपित क्या होते हैं, इसको जान लीजिए।
थोड़ा सा, जैसे जो नदियाँ मतलब हिमालय के पर्वत से पहले से बह रही हैं, उसको क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियों में जैसे हिमालय से पहले से कौन-कौन सी नदियाँ बह रही थी? सिंधु नदी बह रही थी, जैसे यहाँ पे सिंधु नदी बह रही थी। ये तीनों तीनों श्रेणियों को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके बाद कौन सी नदी है? एक सतलज नदी है, यहीं से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है तिब्बत के। सतलज हो गया, ये सिंधु हो गया, और एक कौन सी नदी है इधर की तरफ चली जाती है, जिसको ये बाएं तरफ मुड़ती है, दाएं तरफ, इसको क्या बोला जाता है? अक्ष संघीय मोड़ बोला जाता है, अक्ष संघीय मोड़। अक्ष संघीय मोड़ बोलता है इसको। क्या कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको तिब्बत में बोला जाता है सांगपो नदी, और भारत में क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि किस तरीके का नदी का उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। और अब प्रत्यावर्ती या अनुवर्ती नदी इसको बोला जाता है, जैसे ये बंगाल की खाड़ी की तरफ ढाल है, पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है, तो मतलब ढाल का अनुसरण करते हुए जो नदियां बहती हैं उसको अनुवर्ती नदी या अनुवर्ती नदी बोला जाता है। तो अनुवर्ती नदी बोला जाता है। अनुवर्ती नदी में कौन सी नदी? जैसे गंगा हो गया, गंगा को पूर्ववर्ती भी बोल दिया जाता है, अनुवर्ती भी बोल दिया जाता है। महानदी है, गोदावरी है, सब क्या है? ढाल का अनुसरण करते हुए बह रही है। अध्यारोपित नदी जैसे सोन नदी हो गया, ये सोन नदी जैसे यहाँ से निकलती है अमरकंटक पठार से, और इसका ढाल किधर है? पूर्व की तरफ है ना, लेकिन ये उत्तर की तरफ चली जाती है, इसलिए बोला जाता है इसको अध्यारोपित नदी, सोन नदी। आगे बढ़िए, अपने अगले सवाल पे चलिए। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बाएं किनारे पे बताना है आपको, गंगा नदी के बाएं किनारे पर कौन से नहीं मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है गोमती नदी, ऑप्शन सी है घाघरा, और ऑप्शन डी है कोसी नदी। तो अभी हमने बताया था ना गंगा कहाँ से निकलती है, ये मान लीजिए गंगा नदी है, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। अभी हमने उसमें देखा था ना, पांचों प्रयाग में रुद्रप्रयाग ये सब है, इसी गंगा नदी पर ही स्थित है। तो यहाँ पर एक नदी मिलती है सबसे पहले, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, उसके बाद कौन सी नदी मिलती है? गोमती नदी, जो कि कहाँ निकलती है? मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। ये सभी किधर हैं? बाएं किनारे पर हैं। पूछा क्या गया ऑप्शन में? बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, नहीं लगाया गया, देख ध्यान दीजिएगा इसको। तो आपके ऑप्शन में देख ही रहा है कौन कौन सा ऑप्शन है। अभी हमने बताया था गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो कि किधर मिल रही है? दाएं किनारे मिल रही है, यमुना नदी। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। कहाँ पे? यहाँ पे एक पहाड़ी है बंदरपुच्छ, बंदरपुच्छ के, बंदरपुच्छ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और कौन सी नदी है? इसके बाद आ जाएगा आपका घाघरा नदी, इसी को बोल दिया जाता है, पहले घाघरा बोला जाता है, बाद में सरयू नदी। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। घाघरा के बाद कौन सी नदी है? घाघरा, उसके बाद कोसी, यहाँ पर एक नदी है गंडक,
बूढ़ी गंडक, गंडक नदी, फिर बूढ़ी गंडक नदी, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में है कौन सी नदी मिलती है? महानंदा। तो ये ऑप्शन, ये आपका हो गया घाघरा नदी, घाघरा, ये हो गया गंडक नदी, ये बूढ़ी गंडक हो गया, ये कोसी नदी हो गया, ये महानंदा। ये क्रम है नदियों का, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, फिर उसके बाद महानंदा। आगे बढ़िए, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तो बताए हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यमुना नदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यमुना नदी दाएं तट पे मिल रही है, बाकी सभी बाएं तट पे मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चिल्का झील स्थित है कहाँ पर है? कर्नाटक में उत्तरी सरकार के तट पे, कोंकण तट पे, मालाबार तट पे। चिल्का कहाँ पे है बताइए? आपका ऑप्शन, ऑप्शन थोड़ा कठिन कर दिया गया है। तो कर्नाटक तट, जो कि कैसा तट है? अरब सागर की तरफ है, यानी पश्चिम की तरफ है, इसको बोला जाता है कर्नाटक तट को बोला जाता है कोंकण तट या कन्नड़ तट बोला जाता है। तो उत्तरी सरकार किसको बोला जाता है? पूर्वी तट को बोला जाता है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। कोंकण तट है, कोंकण तट है, ये क्या कहते हैं, कर्नाटक के ऊपर वाला क्षेत्र जो महाराष्ट्र तक का है उसको कोंकण तट बोल दिया जाता है। मालाबार तट, इसको बोल दिया जाता है मालाबार तट। ये देख लीजिए सभी, इसको बोल दिया जाता है कोंकण, कोंकण तट, कोंकण तट। यहाँ से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक चलता है, फिर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के को, कर्नाटक का एक जिला है मैंगलोर, इसको बोल दिया जाता है कन्नड़ तट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मालाबार तट, कोंकण, कन्नड़ तट, मालाबार तट। और यहाँ पर कौन सा तट है तमिलनाडु के पास? यहाँ पे है कोरोमंडल, कोरोमंडल। उसके बाद उत्तरी सरकार, यहाँ पर है चिल्का झील। चिल्का झील किस तरीके की झील है? लेगून झील है, जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा में है। यहाँ पर है चिल्का, किस तरीके की झील है? खारे पानी की झील है, इसको लैगून झील बोल दिया जाता है। लैगून अभी हमने बताया कि जो सागरीय जल जिस झील में मिला रहता है उसको लैगून झील बोल दिया जाता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी सरकार के पास है। आगे बढ़िए। करेवा, हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं करेवा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलकनंदा घाटी में, रावी घाटी में, झेलम घाटी में, और ऑप्शन डी है तिस्ता घाटी में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग का? अलकनंदा घाटी, रावी घाटी, झेलम घाटी, तिस्ता घाटी, कौन सी सही है? तो ये झेलम घाटी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए करेवा क्या है। करेवा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जैसे ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है करेवा। करेवा में किसकी खेती होती है? जाफरान की खेती होती है, इसको बोल दिया जाता है क्या? केसर। ये करेवा भूमि है, इसके जहाँ पे खेती की जाती है उसी को बोल दिया जाता है करेवा भूमि, और इसी में खेती की जाती है किसकी? जाफरान या केसर की खेती की जाती है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, इसीलिए उसको बोल दिया जाता है। झेलम नदी यहीं पे है, यहाँ से निकलती है, और ये पाकिस्तान वाले बॉर्डर से होते हुए, जहाँ पर कौन सा झील है? बुलर झील,
जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उससे होते हुए यहाँ पर झेलम नदी पाकिस्तान में चली जाती है। झेलम नदी ऐसे होते पाकिस्तान में चली जाती है और जाके उसमें मिल जाती है सतलज नदी में। और उसकी सहायक है चिनाव नदी है, ब्यास है, सतलज है, उसमें मिल जाती है। तो करेवा किसकी फसल के लिए फेमस है? जाफरान की फेमस, या केसर की खेती के लिए फेमस। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं, मतलब जनक पूछा है। प्राट है, वेगनर है, होम्स है, ग्रेगरी है। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा भूगोल में जो है टीजीटी पीजीटी लेवल तक पहुंच जाते हैं या पीसीएस लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है क्योंकि ये सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है प्राट, वेगनर और होम्स और ग्रेगरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेगनर। इन्होंने 1912 में अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता है कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? ये प्लेटो के प्रवाह की तरफ, मतलब जैसे इन्होंने बताया कि सभी जो है महाद्वीप आपस में पहले जुड़े हुए थे, फिर इनका विखंडन हो गया। विखंडन हुआ तो सभी का प्रवाह हुआ है, तो प्रवाह से ही अब हमारे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। इन्होंने ऐसे बताया था वलित पर्वतों के बारे में। और एक जलवायु वेदता थे एक, लेकिन ये शोध कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि मौसम कैसे बदला है अलग अलग महाद्वीपों पर, लेकिन ये बता देते हैं वलित पर्वतों के बारे में बता देते हैं। जैसे हमारा हिमालय है वलित पर्वत है, एटलस है, रॉकी है, इंडीज, सभी वलित पर्वत हैं। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेगनर महोदय ने सबसे पहले स्थिति प्रवाह सिद्धांत दिया था। सान पठार स्थित है इंग्लैंड में, वियतनाम में, कंबोडिया, म्यांमार में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सान पठार कहाँ पे है? सान पठार म्यांमार में है। आपके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, म्यांमार में। म्यांमार में पठार को सान नाम दिया जाता है। जो म्यांमार में जितने भी पठार हैं उनको क्या कहा जाता है? सान नाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? अर्धचंद्राकार मरुस्थल पूछा गया है, जो कि मरुस्थलों में पाई जाती हैं, आकृतियां बनती हैं, जैसे ऐसे बनता है। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे 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 बालू बन जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार के तरीके से दिख रहा है ना, वही पूछा गया है। अर्धचंद्राकार मरुस्थल आकृतियां कहाँ पाई जाती हैं? एरेट, सीप, बरखान और गारी, इनको क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? नाम पूछा गया है। अर्धचंद्राकार मरुस्थल आकृतियां ये क्या कहते हैं? निक्षेप से बनती हैं, मतलब हवाओं के निक्षेप से जो बालू का ढेर ला के जमा कर दिया जाता है उसी से निर्मित होता है, और इनकी आकृति अर्धचंद्राकार हो जाती है। इसी को बोला जाता है क्या? बरखान बोला जाता है। ये पवनों द्वारा लाए गए बालू के अपरदन से बनती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, बरखान। बरखान की आकृति देख लीजिए, ऐसी होती है, ऐसे दिखेगा। ये अर्धचंद्राकार, इधर का भाग उत्तल होता है, इधर का अवतल होता है। आगे बढ़िए। रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है। रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए है जिप्सम, बी है क्वार्टजाइट, सी है ग्रेनाइट और डी है इनमें से कोई नहीं। रासायनिक विधि से मतलब जिसमें रासायनिक क्रिया हो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं NaCl, NaCl होता है। ये किसका फार्मूला है? ये नमक का फार्मूला है। ये रासायनिक है ना, रासायनिक चट्टान है नमक।
तो रासायनिक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सभी रासायनिक चट्टानें हैं। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, जिप्सम। जिप्सम एक रासायनिक चट्टान है। बाकी ये ग्रेनाइट सबसे पहले निर्मित हुई थी। और ये किस तरह की चट्टान है? एक कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान है, इसी को बोल दिया जाता है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। ये बलुआ पत्थर से निर्मित होता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये सही हो जाएगा। टम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टम्बोलो, टम्बोलो या ट्रम्बोलो एक ही बात है। अब बताइए। तो आपके ऑप्शन है नदी द्वारा, पवन द्वारा, सी है हिमानी द्वारा और डी है सागरी मैदान द्वारा। बताइए। सागरी तरंग द्वारा, मैदान का सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नदी द्वारा होगा कि पवन द्वारा होगा कि हिमानी द्वारा होगा कि सागरी मैदान द्वारा होगा? ये स्थलाकृतियां सागरों में बनती हैं, सागर द्वारा निर्मित होते हैं। इसको कहा जाता है सागरी तरंगों द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इसको टम्बोलो बोला जाता है। ये कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए ये तट है समुद्र का, मान लीजिए ये किनारा है, ये जैसे समुद्र का किनारा है, ये कोई चट्टान है मान लीजिए, ये समुद्र का किनारा है, इधर सागर है मान लीजिए, इधर सागर लिख दे रहे हैं, इधर सागर है, इधर तट है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये लहरों द्वारा लाके जमा कर दिया जाता है बालू का ढेर। जब ऐसे लहरें आती हैं, टकराती हैं, टकरा के फिर जाती हैं वापस, यहाँ पर बालू के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये आपस में ऐसे तट से मिल जाते हैं, तट से ऐसे मिलते रहते हैं। इसी को बोला जाता है टोम्बोलो। टुम्बोलो, इसी को बोल दिया जाता है टोम्बोलो। एक इस तरीके की आकृति बन रही है, निक्षेप से बन रही है, देख रहे हैं, सागरों के मतलब सागरी लहरों के निक्षेप से। यही ऑप्शन डी सही होगा, सागरी तरंगे। अब इसी के साथ हम लोगों का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया है, जो कि ये पेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इन लोगों को बार बार देखिएगा, जिससे क्या होगा, आप लोगों के क्वेश्चन में इजाफा होगा, आप लोग पेपर में अच्छा करके आएंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम अब हमारा अगला क्लास आएगा, आप लोग देखिएगा। और इसको क्या कहते हैं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।